भाग 2। भौतिकवाद। सभी दर्शनों का, खास तौर पर हाल के दर्शनों का सबसे बड़ा बुनियादी सवाल सोच और अस्तित्व के संबंध के बारे में है। बहुत पहले के समय से ही, जब मनुष्य अपने शरीर की संरचना से पूरी तरह अनभिज्ञ थे, स्वप्न प्रेत की प्रेरणा के तहत यह मानने लगे थे कि उनकी सोच और संवेदना उनके शरीर की गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि एक अलग आत्मा की है जो शरीर में निवास करती है और मृत्यु के बाद उसे छोड़ देती है। इस समय से मनुष्य इस आत्मा और बाहरी दुनिया के बीच के संबंध के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हुए हैं। अगर मृत्यु के बाद ये शरीर से विदा हो जाती है और जीवित रहती है, तो इसके लिए एक और अलग मृत्यु का आविष्कार करने का कोई अवसर नहीं था। इस प्रकार अमरता का विचार उत्पन्न हुआ, जो विकास के उस चरण में बिल्कुल भी सांत्वना के रूप में नहीं बल्कि एक भाग्य के रूप में दिखाई दिया, जिसके खिलाफ लड़ने का कोई फायदा नहीं था, और अक्सर यूनानियों के बीच एक सकारात्मक दुर्भाग्य के रूप में। एक बार जब आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया, तो शरीर की मृत्यु के बाद उसके साथ क्या करना है, इस बारे में आम सार्वभौमिक अज्ञानता से उत्पन्न होने वाली दुविधा और सांत्वना की धार्मिक इच्छा नहीं, सामान्य रूप से व्यक्तिगत अमरता की उबाऊ धारणा को जन्म देती है। ठीक इसी तरह पहले देवता प्राकृतिक शक्तियों के मानवीकरण के माध्यम से उत्पन्न हुए, और धर्मों के आगे के विकास में इन देवताओं ने अधिक से अधिक अलौकिक रूप धारण कर लिया, जब तक कि अंततः अमूर्तता की एक प्रक्रिया द्वारा, मैं लगभग आसवन की प्रक्रिया कह सकता हूँ, जो मनुष्य के बौद्धिक विकास के दौरान स्वाभाविक रूप से घटित हुई, कई कम या ज्यादा सीमित और परस्पर सीमित देवताओं में से मनुष्यों के मन में एक ईश्वरवादी धर्मों के एक अनन्य ईश्वर का विचार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार सोच का अस्तित्व से संबंध, आत्मा का प्रकृति से संबंध, संपूर्ण दर्शन का सर्वोपरि प्रश्न सभी धर्मों की तरह ही जंगलीपन की संकीर्ण मानसिकता और अज्ञानतापूर्ण धारणाओं में निहित है। लेकिन ये प्रश्न पहली बार अपनी पूरी तीक्ष्णता में सामने रखा जा सका, अपना पूरा महत्व तभी प्राप्त कर सका, जब यूरोप में मानवता ईसाई मध्य युग की लंबी शीतनिद्रा से जागी। अस्तित्व के संबंध में सोच की स्थिति का प्रश्न, एक ऐसा प्रश्न जिसने वैसे मध्य युग के विद्वत्तावाद में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। प्रश्न, कौन प्राथमिक है, आत्मा या प्रकृति? ये प्रश्न चच के संबंध में इस रूप में तीक्ष्ण हो गया, क्या ईश्वर ने संसार की रचना की या संसार सनातन से अस्तित्व में है? दार्शनिकों ने इस प्रश्न के जो उत्तर दिए, वे उन्हें दो बड़े समूहों में विभाजित कर देते हैं। वे लोग जो प्रकृति पर आत्मा की प्रधानता का दावा करते हैं और इसलिए अंतिम उदाहरण में किसी न किसी रूप में विश्व निर्माण को मानते हैं, और दार्शनिकों के बीच, उदाहरण के लिए हेगेल, ये सृजन अक्सर ईसाई धर्म की तुलना में अधिक जटिल और असंभव हो जाता है, आदर्शवाद के समूह में शामिल थे। अन्य, जो प्रकृति को प्राथमिक मानते थे, भौतिकवाद के विभिन्न स्कूलों से संबंधित हैं। आदर्शवाद और भौतिकवाद, ये दोनों शब्द मूलतः इसी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दर्शाते, और यहाँ भी इनका प्रयोग किसी अन्य अर्थ में नहीं किया गया है। जब इनका कोई अन्य अर्थ लगाया जाता है तो क्या भ्रम उत्पन्न होता है, यह आगे देखा जाएगा। लेकिन सोच और अस्तित्व के संबंध के सवाल का एक और पहलू भी था, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारे विचारों का इस दुनिया से क्या संबंध है? क्या हमारी सोच वास्तविक दुनिया के ज्ञान के योग्य है? क्या हम वास्तविक दुनिया के बारे में अपने विचारों और धारणाओं में वास्तविकता का सही प्रतिबिंब बनाने में सक्षम हैं? दार्शनिक भाषा में इस सवाल को सोच और अस्तित्व की पहचान का सवाल कहा जाता है, और दार्शनिकों का भारी बहुमत इस सवाल का सकारात्मक जवाब देता है। उदाहरण के लिए हेगेल के साथ इसकी पुष्टि स्वयं स्पष्ट है, क्योंकि हम वास्तविक दुनिया में जो कुछ भी जानते हैं, वह वास्तव में इसकी विचार सामग्री है, जो दुनिया को निरपेक्ष विचार का क्रमिक एहसास बनाती है, जो निरपेक्ष विचार अनंत काल से कहीं अस्तित्व में है, दुनिया से स्वतंत्र और दुनिया से पहले। लेकिन ये बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के स्पष्ट है कि विचार एक ऐसी सामग्री को जान सकता है जो शुरू से ही एक विचार सामग्री है। ये भी उतना ही स्पष्ट है कि यहाँ जो साबित किया जाना है वह पहले से ही परिसर में मौन रूप से निहित है। लेकिन ये किसी भी तरह से हेगेल को सोच और अस्तित्व की एकता के अपने प्रमाण से आगे ये निष्कर्ष निकालने से नहीं रोकता है कि उनका दर्शन, क्योंकि यह उनकी सोच के लिए सही है, इसलिए एकमात्र सही है, और यह कि सोच और अस्तित्व की एकता को मानव जाति द्वारा तुरंत उनके दर्शन को सिद्धांत से व्यवहार में अनुवाद करने और हेगेल के सिद्धांतों के अनुसार पूरी दुनिया को बदलने के द्वारा अपनी वैधता साबित करनी चाहिए। यह एक भ्रम है जिसे वह लगभग सभी दार्शनिकों के साथ साझा करता है। इसके अलावा अभी भी कई अलग अलग दार्शनिक हैं जो दुनिया के किसी भी ज्ञान या कम से कम संपूर्ण ज्ञान की संभावना पर सवाल उठाते हैं। इनमें अधिक आधुनिक लोगों में ह्यूम और कांट शामिल हैं, और उन्होंने दार्शनिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दृष्टिकोण के खंडन में जो निर्णायक है, वह हेगेल द्वारा पहले ही कहा जा चुका है, जहां तक यह एक आदर्शवादी दृष्टिकोण से संभव था। फायरबाख द्वारा किए गए भौतिकवादी जोड़ गहन से अधिक सरल हैं।
अन्य सभी दार्शनिक कुतर्कों की तरह इसका सबसे सटीक खंडन अभ्यास है, अर्थात प्रयोग और उद्योग। यदि हम एक प्राकृतिक प्रक्रिया की अपनी अवधारणा की शुद्धता को इसे स्वयं बनाकर, इसकी स्थितियों से बाहर लाकर और इसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग करके सिद्ध करने में सक्षम हैं, तो कॉन्टियन अबूझ चीज इन इटसेल्फ का अंत हो जाता है। पौधों और जानवरों के शरीर में उत्पादित रासायनिक पदार्थ ऐसे ही स्वयं में चीजें बने रहे जब तक कि कार्बनिक रसायन विज्ञान ने उन्हें एक के बाद एक बनाना शुरू नहीं किया, जिसके बाद स्वयं में चीजें हमारे लिए एक चीज बन गईं। जैसे उदाहरण के लिए एलिज़ेरिन मैडर का रंग पदार्थ, जिसे हम अब खेतों में मैडर की जड़ों में उगाने की जहमत नहीं उठाते, बल्कि कोयले के तार से बहुत सस्ते और सरल तरीके से बनाते हैं। 300 वर्षों तक कोपरनिकन सौर प्रणाली 100, 1000, 10,000 से 1 के पक्ष में संभावनाओं के साथ एक परिकल्पना थी, लेकिन फिर भी हमेशा एक परिकल्पना थी। लेकिन फिर लेवेरिये ने इस प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए डेटा के माध्यम से न केवल एक अज्ञात ग्रह के अस्तित्व की आवश्यकता का अनुमान लगाया, बल्कि आकाश में उस स्थिति की भी गणना की जिस पर इस ग्रह को अनिवार्य रूप से कब्जा करना चाहिए। और जब जोहान गैले ने वास्तव में इस ग्रह नेपच्यून 1846 में बर्लिन वेधशाला में खोजा गया को पाया, तो कोपरनिकन प्रणाली सिद्ध हो गई। फिर भी यदि नवकांतवादी जर्मनी में कांतीय अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं तथा अज्ञेयवादी इंग्लैंड में ह्यूम की अवधारणा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वास्तव में ये कभी विलुप्त नहीं हुई, तो यह उनके द्वारा बहुत पहले किए गए सैद्धांतिक और व्यावहारिक खंडन के मद्देनजर वैज्ञानिक रूप से एक प्रतिगमन है तथा व्यावहारिक रूप से भौतिकवाद को चोरी छिपे स्वीकार करने तथा दुनिया के सामने उसे अस्वीकार करने का एक शर्मनाक तरीका मात्र है। लेकिन डेस्कार्टेस से लेकर हेगेल और हॉब्स से लेकर फ्यूयरबैक तक के इस लंबे दौर में ये दार्शनिक किसी भी तरह से, जैसा कि वे सोचते थे, केवल शुद्ध तर्क की शक्ति से प्रेरित नहीं थे। इसके विपरीत जो चीज उन्हें सबसे आगे ले गई वह थी प्राकृतिक विज्ञान और उद्योग की शक्तिशाली और तेजी से बढ़ती प्रगति। भौतिकवादियों के बीच ये सतह पर स्पष्ट था, लेकिन आदर्शवादी प्रणालियों ने भी खुद को अधिक से अधिक भौतिकवादी सामग्री से भर लिया और मन और पदार्थ के बीच विरोधाभास को समेटने का सर्वेश्वरवादी प्रयास किया। इस प्रकार अंततः हेगेलियन प्रणाली केवल एक भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करती है जिसे विधि और सामग्री में आदर्शवादी रूप से उलट दिया गया है। इसलिए ये समझ में आता है कि स्टाके ने फायरबाख के चरित्र चित्रण में सबसे पहले सोच और अस्तित्व के संबंध के इस मौलिक प्रश्न के संबंध में फायरबाख की स्थिति की जांच की। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, जिसमें पिछले दार्शनिकों के विचार विशेष रूप से कांट के बाद से अनावश्यक रूप से बोझिल दार्शनिक भाषा में वर्णित किए गए हैं, और जिसमें हेगेल अपने कार्यों के कुछ अंशों के बहुत अधिक औपचारिक पालन के कारण अपना उचित स्थान नहीं पाते हैं, फायरबाख के तत्वमीमांसा के विकास के पाठ्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया गया है, क्योंकि यह पाठ्यक्रम इस दार्शनिक के उन लेखन में क्रमिक रूप से परिलक्षित हुआ था जिनका यहाँ प्रभाव है। यह विवरण परिश्रमपूर्वक और स्पष्ट रूप से विस्तृत है। केवल इतना ही नहीं, पूरी पुस्तक की तरह ये भी दार्शनिक पदावली के ऐसे ढेर से लदा हुआ है जो हर जगह अपरिहार्य नहीं है, और इसका प्रभाव उतना ही अधिक विचलित करने वाला है जितना कम लेखक एक ही स्कूल या यहाँ तक कि फायरबाख के स्वयं के विचारों को अभिव्यक्त करने के तरीके को अपनाता है, और जितना अधिक वह बहुत भिन्न प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियों को, विशेषकर उन प्रवृत्तियों की अभिव्यक्तियों को जो आजकल व्याप्त हैं और अपने आप को दार्शनिक कहलाती हैं, शामिल करता है। फायरबाख के विकास का क्रम एक हेगेलियन का है। ये सच है कि वह कभी भी रूढ़िवादी नहीं रहा, एक भौतिकवादी में बदल गया, एक ऐसा विकास जो एक निश्चित चरण में अपने पूर्ववर्ती की आदर्शवादी प्रणाली से पूर्ण विच्छेद की आवश्यकता को पूरा करता है। अथक बल के साथ फायरबाख अंततः इस एहसास की ओर अग्रसर होता है कि पूर्ण विचार का हेगेलियन पूर्व अस्तित्व दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले तार्किक श्रेणियों का पूर्व अस्तित्व एक अलौकिक निर्माता के अस्तित्व में विश्वास के शानदार अस्तित्व से अधिक कुछ नहीं है, कि भौतिक संवेदी रूप से बोधगम्य दुनिया जिससे हम खुद संबंधित हैं वह एकमात्र वास्तविकता है, और यह कि हमारी चेतना और सोच, चाहे वे कितनी भी अलौकिक क्यों न लगें, एक भौतिक शारीरिक अंग मस्तिष्क की उपज है। पदार्थ मन की उपज नहीं है, बल्कि मन स्वयं पदार्थ का सर्वोच्च उत्पाद मात्र है। ये निश्चित रूप से शुद्ध भौतिकवाद है। लेकिन इतनी दूर तक पहुंचने के बाद फायरबाख रुक जाता है। वह पारंपरिक दार्शनिक पूर्वाग्रह को दूर नहीं कर सकता। पूर्वाग्रह वस्तु के खिलाफ नहीं बल्कि भौतिकवाद के नाम के खिलाफ है। वह कहता है, मेरे लिए भौतिकवाद मानव सार और ज्ञान की इमारत की नींव है, लेकिन मेरे लिए यह वह नहीं है जो शरीर विज्ञानी के लिए है, संकीर्ण अर्थ में प्राकृतिक वैज्ञानिकों के लिए, उदाहरण के लिए मोलेशॉप के लिए, और जरूरी है कि उनके दृष्टिकोण और पेशे से, यानी इमारत ही है। पीछे से मैं भौतिकवादियों से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन आगे से नहीं।
यहाँ फायरबाख भौतिकवाद को एक साथ रखते हैं जो पदार्थ और मन के बीच के संबंध की एक निश्चित अवधारणा पर आधारित एक सामान्य विश्व दृष्टिकोण है, और वह विशेष रूप जिसमें यह विश्व दृष्टिकोण एक निश्चित ऐतिहासिक चरण में अर्थात 18वीं शताब्दी में व्यक्त किया गया था। इससे भी अधिक, वे इसे उस उतले भद्दे रूप के साथ रखते हैं जिसमें 18वीं शताब्दी का भौतिकवाद आज भी प्रकृतिवादियों और चिकित्सकों के दिमाग में मौजूद है, वह रूप जिसका प्रचार बुचनर, वोट और मोलेशॉट ने 50 के दशक में अपने दौरों पर किया था। लेकिन जिस तरह आदर्शवाद विकास के कई चरणों से गुजरा, उसी तरह भौतिकवाद भी हुआ। प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रत्येक युगांतरकारी खोज के साथ इसे अपना रूप बदलना पड़ा, और इतिहास के भी भौतिकवादी उपचार के अधीन होने के बाद यहाँ भी विकास का एक नया मार्ग खुल गया है। पिछली शताब्दी का भौतिकवाद मुख्यतः यांत्रिक था, क्योंकि उस समय सभी प्राकृतिक विज्ञानों में से केवल यांत्रिकी, और वास्तव में केवल ठोस पिंडों की यांत्रिकी, आकाशीय और स्थलीय, संक्षेप में गुरुत्वाकर्षण की यांत्रिकी, किसी निश्चित समापन पर पहुंची थी। उस समय रसायन विज्ञान केवल अपने शिशु फ्लॉजिस्टिक रूप में मौजूद था। जीव विज्ञान अभी भी कपड़ों में लिपटा हुआ था। वनस्पति और पशु जीवों की केवल मोटे तौर पर जांच की गई थी और उन्हें पूरी तरह से यांत्रिक कारणों से समझाया गया था। डेस्कार्टेस के लिए जानवर जो था, 18वीं सदी के भौतिकवादियों के लिए मनुष्य था एक मशीन। रासायनिक और कार्बनिक प्रकृति की प्रक्रियाओं के लिए यांत्रिकी के मानकों का यह अनन्य अनुप्रयोग इस भौतिकवाद की दूसरी विशिष्ट सीमा ये थी कि यह ब्रह्मांड को एक प्रक्रिया के रूप में, पदार्थ के रूप में, जो निरंतर ऐतिहासिक विकास से गुजर रहा है, समझने में असमर्थ था। यह उस समय के प्राकृतिक विज्ञान के स्तर के अनुरूप था और इसके साथ जुड़े तत्वमीमांसा यानी द्वंद्व विरोधी दार्शनिक तरीके के अनुरूप था। प्रकृति, जैसा कि हम जानते थे, शाश्वत गति में थी, लेकिन उस समय के विचारों के अनुसार ये गति शाश्वत रूप से एक चक्र में घूमती रहती है और इसलिए कभी भी एक स्थान से नहीं हिलती, ये बार बार एक ही परिणाम उत्पन्न करती है। यह अवधारणा उस समय अपरिहार्य थी। सौर मंडल की उत्पत्ति का क्वांटियन सिद्धांत कि सूर्य और ग्रह तापदीप घूर्णनशील अस्पष्ट पिंडों से उत्पन्न हुए हैं, हाल ही में सामने आया था और अभी भी इसे केवल एक जिज्ञासा के रूप में माना जाता था। पृथ्वी भूविज्ञान के विकास का इतिहास अभी भी पूरी तरह से अज्ञात था, और यह अवधारणा कि आज के सजीव प्राकृतिक प्राणी सरल से जटिल तक विकास के एक लंबे क्रम का परिणाम है, उस समय वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल भी सामने नहीं आ सकती थी। इसलिए प्रकृति के बारे में अनैतिहासिक दृष्टिकोण अपरिहार्य था। इस कारण से हमारे पास 18वीं सदी के दार्शनिकों को दोष देने का कम कारण है, क्योंकि यही बात हेगेल में भी पाई जाती है। उनके अनुसार प्रकृति विचार के मात्र अलगाव के रूप में समय में विकास करने में असमर्थ है, केवल अंतरिक्ष में अपनी बहुविधता का विस्तार करने में सक्षम है, ताकि यह अपने भीतर समाहित विकास के सभी चरणों को एक साथ और एक दूसरे के साथ प्रदर्शित करे और एक ही प्रक्रियाओं की शाश्वत पुनरावृत्ति के लिए अभिशप्त है। अंतरिक्ष में विकास की यह बेतुकी बात, लेकिन समय के बाहर सभी विकास की मूलभूत शर्त हेगेल ने प्रकृति पर ठीक उसी समय थोपी जब भूविज्ञान, भ्रूण विज्ञान, पौधों और जानवरों का शरीर विज्ञान और कार्बनिक रसायन विज्ञान का निर्माण हो रहा था, और जब हर जगह इन नए विज्ञानों के आधार पर विकास के बाद के सिद्धांत, उदाहरण के लिए गोएथे और लैमार्क की शानदार पूर्व सूचनाएं सामने आ रही थीं। लेकिन व्यवस्था ने इसकी मांग की, इसलिए व्यवस्था के लिए विधि को अपने आप से असत्य बनना पड़ा। इतिहास के क्षेत्र में भी यही अनैतिहासिक अवधारणा प्रचलित थी। यहाँ मध्य युग के अवशेषों के विरुद्ध संघर्ष ने दृष्टि को धुंधला कर दिया। मध्य युग को 1000 साल की सार्वभौमिक बर्बरता द्वारा इतिहास में मात्र एक रुकावट के रूप में देखा गया। मध्य युग में हुई महान प्रगति, यूरोपीय संस्कृति के क्षेत्र का विस्तार, एक दूसरे के बगल में व्यवहार्य महान राष्ट्रों का निर्माण और अंततः 14वीं और 15वीं शताब्दी की विशाल तकनीकी प्रगति, ये सब नहीं देखा गया। इस प्रकार महान ऐतिहासिक अंतर्संबंधों में तर्कसंगत अंतर्दृष्टि असंभव बना दी गई, और इतिहास ने दार्शनिकों के उपयोग के लिए उदाहरणों और दृष्टांतों के संग्रह के रूप में सबसे अच्छा काम किया। 50 के दशक में जर्मनी में भौतिकवाद में लिप्त रहने वाले अश्लील साहित्यकारों ने अपने शिक्षकों की इस सीमा को किसी भी तरह से पार नहीं किया। इस बीच प्राकृतिक विज्ञान की सभी प्रगतियां उन्हें दुनिया के निर्माता के अस्तित्व के खिलाफ नए सबूतों के रूप में ही काम आई, और वास्तव में उन्होंने इस सिद्धांत को और आगे विकसित करना अपना काम नहीं समझा। हालांकि आदर्शवाद अपने अंतिम चरण में था और 1848 की क्रांति ने उसे मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसे ये देखकर संतोष हुआ कि भौतिकवाद फिलहाल और भी नीचे गिर गया है। फायरबाख निस्संदेह सही थे जब उन्होंने इस भौतिकवाद की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, बस उन्हें इन घुमंतु उपदेशकों के सिद्धांतों को सामान्य रूप से भौतिकवाद के साथ नहीं मिलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान देने योग्य हैं।
पहली बात, फायरबाख के जीवन काल में भी प्राकृतिक विज्ञान अभी भी उस तीव्र किण्वन की प्रक्रिया में था जो केवल पिछले 15 वर्षों में ही एक स्पष्ट सापेक्ष निष्कर्ष पर पहुंच पाया था। नए वैज्ञानिक डेटा को अब तक अनसुनी सीमा तक प्राप्त किया गया था, लेकिन अंतर्संबंधों की स्थापना और इस प्रकार एक दूसरे के बाद आने वाली खोजों की इस अराजकता में व्यवस्था लाना अभी हाल ही में संभव हुआ है। ये सच है कि फायरबाख तीनों निर्णायक खोजों को देखने के लिए जीवित रहे थे: कोशिका, ऊर्जा का रूपांतरण और डार्विन के नाम पर विकास का सिद्धांत। लेकिन ग्रामीण एकांत में रहने वाला एकाकी दार्शनिक वैज्ञानिक विकास का पर्याप्त रूप से अनुसरण कैसे कर सकता था ताकि उन खोजों का पूरा मूल्य समझ सके जिन पर उस समय स्वयं प्राकृतिक वैज्ञानिक या तो अभी भी विवाद कर रहे थे या नहीं जानते थे कि उनका पर्याप्त उपयोग कैसे किया जाए। इसका दोष पूरी तरह से जर्मनी की दयनीय परिस्थितियों पर है, जिसके परिणामस्वरूप कोबवेब बुनने वाले उदारवादी पिस्सू पटाखे दर्शनशास्त्र की कुर्सियों पर कब्जा कर चुके थे, जबकि फायरबाख, जो उन सभी से ऊपर था, को एक छोटे से गांव में देहाती और खट्टा होना पड़ा। इसलिए यह फायरबाख का दोष नहीं है कि प्रकृति की यह ऐतिहासिक अवधारणा जो अब संभव हो गई थी और जिसने फ्रांसीसी भौतिकवाद की सभी एकतरफाता को दूर कर दिया था, उसके लिए दुर्गम रही। दूसरे, फायरबाख ये कहने में बिल्कुल सही है कि केवल प्राकृतिक वैज्ञानिक भौतिकवाद ही वास्तव में मानव ज्ञान की इमारत की नींव है, लेकिन इमारत खुद नहीं है, क्योंकि हम न केवल प्रकृति में रहते हैं बल्कि मानव समाज में भी रहते हैं, और यह भी प्रकृति की तरह ही विकास का इतिहास और विज्ञान है। इसलिए यह समाज के विज्ञान यानी तथाकथित ऐतिहासिक और दार्शनिक विज्ञानों के योग को भौतिकवादी नींव के साथ सामंजस्य में लाने और उसके आधार पर उसका पुनर्निर्माण करने का सवाल था। लेकिन फायरबाख के लिए ऐसा करना संभव नहीं था। नींव के बावजूद वे यहाँ पारंपरिक आदर्शवादी बेड़ियों से बंधे रहे, एक तथ्य जिसे वे इन शब्दों में स्वीकार करते हैं: पीछे की ओर मैं भौतिकवादियों से सहमत हूं, लेकिन आगे की ओर नहीं। लेकिन ये फायरबाख ही थे जो यहाँ आगे नहीं बढ़े, सामाजिक क्षेत्र में जो 1840 या 1844 के अपने दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़े। और यह फिर से मुख्य रूप से इस एकांतवास के कारण था जिसने उन्हें, जो सभी दार्शनिकों में से सबसे अधिक सामाजिक मेलजोल के लिए इच्छुक थे, अपने अकेले दिमाग से विचार उत्पन्न करने के लिए मजबूर किया, बजाय अपने स्तर के अन्य लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण और शत्रुतापूर्ण मुठभेड़ों के। बाद में हम विस्तार से देखेंगे कि वे इस क्षेत्र में कितने आदर्शवादी बने रहे। यहाँ केवल इतना जोड़ना जरूरी है कि स्टाके फायरबाख के आदर्शवाद को गलत जगह पर ढूंढते हैं। फायरबाख एक आदर्शवादी हैं, वह मानव जाति की प्रगति में विश्वास करते हैं। पृष्ठ 19 पूरे ढांचे की नींव फिर भी आदर्शवाद ही रहता है। हमारे लिए यथार्थवाद विचलनों के विरुद्ध सुरक्षा से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि हम अपने आदर्श रुझानों का अनुसरण करते हैं। क्या करुणा, प्रेम और सत्य और न्याय के प्रति उत्साह आदर्श शक्तियां नहीं है? 8वीं सबसे पहले यहाँ आदर्शवाद का मतलब कुछ और नहीं बल्कि आदर्श लक्ष्यों की खोज है। लेकिन इनका ज्यादा से ज्यादा कांट के आदर्शवाद और उसके स्पष्ट अनिवार्यता से ही संबंध है। हालांकि कांट ने खुद अपने दर्शन को पारलौकिक आदर्शवाद इसलिए नहीं कहा क्योंकि उन्होंने उसमें नैतिक आदर्शों पर भी विचार किया था, बल्कि बिल्कुल दूसरे कारणों से, जैसा कि स्टाके को याद होगा। यह अंधविश्वास की दार्शनिक आदर्शवाद नैतिक यानी सामाजिक आदर्शों में विश्वास के इर्द गिर्द घूमता है। दर्शन के बाहर जर्मन अशिक्षित लोगों के बीच पैदा हुआ, जिन्होंने शिले की कविताओं से दार्शनिक संस्कृति के कुछ अंश सीखे थे जिनकी उन्हें जरूरत थी। किसी ने भी कांट की नपुंसक स्पष्ट अनिवार्यता की इतनी कठोर आलोचना नहीं की है। नपुंसक इसलिए क्योंकि यह असंभव की मांग करती है और इसलिए कभी किसी वास्तविकता को प्राप्त नहीं करती। किसी ने भी शिलर द्वारा प्रस्तुत अवास्तविक आदर्शों के लिए अशिक्षित भावुक उत्साह का पूरी तरह से उपहास नहीं किया है, जितना कि पूर्ण आदर्शवादी हेगेल ने किया है। उदाहरण के लिए उनकी फेनोमेनोलॉजी देखें। दूसरे स्थान पर, हम इस तथ्य से बच नहीं सकते कि मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली हर चीज उसके मस्तिष्क से होकर गुजरती है, यहाँ तक कि खाना पीना भी, जो मस्तिष्क के माध्यम से प्रसारित भूख या प्यास की अनुभूति के परिणामस्वरूप शुरू होता है और मस्तिष्क के माध्यम से प्रसारित संतुष्टि की अनुभूति के परिणामस्वरूप समाप्त होता है। मनुष्य पर बाहरी दुनिया के प्रभाव उसके मस्तिष्क में खुद को अभिव्यक्त करते हैं, भावनाओं, आवेगों, इच्छाओं के रूप में परिलक्षित होते हैं, संक्षेप में आदर्श प्रवृत्तियों के रूप में, और इस रूप में आदर्श शक्तियां बन जाते हैं। यदि फिर किसी व्यक्ति को आदर्शवादी माना जाता है क्योंकि वह आदर्श प्रवृत्तियों का पालन करता है और स्वीकार करता है कि आदर्श शक्तियों का उस पर प्रभाव है, तो हर व्यक्ति जो सामान्य रूप से विकसित है एक जन्मजात आदर्शवादी है, और उस स्थिति में कोई भौतिकवादी कैसे हो सकता है?
तीसरे स्थान पर यह विश्वास कि मानवता कम से कम वर्तमान समय में समग्र रूप से प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ रही है, का भौतिकवाद और आदर्शवाद के बीच विरोध से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांसीसी भौतिकवादियों ने भी देववादियों वोल्टेयर और रूसो की तरह ही इस विश्वास को लगभग कट्टरता की हद तक माना और अक्सर इसके लिए सबसे बड़े व्यक्तिगत बलिदान दिए। अगर कभी किसी ने अपना पूरा जीवन सत्य और न्याय के लिए उत्साह के लिए समर्पित किया, इस वाक्यांश का अच्छे अर्थ में उपयोग करते हुए, तो वह उदाहरण के लिए डिडेरो था। इसलिए अगर स्टाके इस सब को आदर्शवाद घोषित करता है तो ये केवल ये साबित करता है कि भौतिकवाद शब्द और दो प्रवृत्तियों के बीच का पूरा विरोध उसके लिए यहाँ अपना सारा अर्थ खो चुका है। तथ्य यह है कि स्टाके, हालांकि शायद अनजाने में, इस मामले में भौतिकवाद शब्द के खिलाफ पारंपरिक संकीर्णतावादी पूर्वाग्रह के लिए एक अक्षम्य रियायत देता है, जो पुजारियों द्वारा लंबे समय से जारी बदनामी के परिणामस्वरूप है। भौतिकवाद शब्द से संकीर्णतावादी लोलुपता, नशे, आंखों की वासना, शरीर की वासना, अहंकार, लोभ, लालच, लाभ शिकार और शेयर एक्सचेंज ठगी को समझता है। संक्षेप में, वे सभी गंदे दोष जिनमें वह खुद निजी तौर पर लिप्त रहता है। आदर्शवाद शब्द से वह सद्गुण, सार्वभौमिक परोपकार और सामान्य रूप से एक बेहतर दुनिया में विश्वास को समझता है, जिसके बारे में वह दूसरों के सामने शेखी बघारता है, लेकिन जिस पर वह खुद तभी तक विश्वास करता है जब तक वह उदास रहता है या अपनी पारंपरिक भौतिकवादी जातियों के परिणामस्वरूप दिवालियापन से गुजर रहा होता है। ये तब होता है जब वह अपना पसंदीदा गीत गाता है, मनुष्य क्या है, आधा जानवर आधा देवदूत। बाकी के लिए स्टाके ने जर्मनी में आज दार्शनिकों के नाम से जाने जाने वाले मुखर सहायक प्रोफेसरों के हमलों और सिद्धांतों के खिलाफ फायरबाख का बचाव करने के लिए बहुत मेहनत की है। जो लोग शास्त्रीय जर्मन दर्शन के इस बात के जन्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बात है। स्टाके के लिए यह स्वयं आवश्यक प्रतीत हो सकता है, हालांकि हम पाठक को इससे बचाएंगे।